ठीक है लोगों, 9/11 ने हमें एक कीमती सबक सिखाया। हवाई अड्डे की सुरक्षा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सशस्त्र गार्ड, बॉडीगार्ड, गन स्कैनर, कैविटी सर्च, जूते उतारो, बेल्ट उतारो, लैपटॉप निकालो, हमारी गरिमा भी छीन ली जाती है। इन सारी चीजों से हमें सिर्फ इसलिए गुजरना पड़ता है ताकि हम एक प्रेशराइज्ड ट्यूब में बैठ सके। और मैं समझता हूं क्योंकि एक बार जब आप ऊपर होते हैं तो आप जानते हैं वहां कोई बचाव नहीं है। अगर एक चीज भी गड़बड़ हो जाए तो बूम, हम सब नीचे गिर जाते हैं। और चलिए ये दिखावा न करें कि इस्लाम ने आज के एयरपोर्ट सुरक्षा प्रोटोकॉल और मानकों को आकार देने में अहम भूमिका नहीं निभाई है। एक वीडियो वायरल हो रहा है, मैं आपको दिखाता हूं। और चलिए ईमानदारी से ये बातचीत करते हैं। प्रतिनिधि चिप रॉय ने अभी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है, क्या टीएसए की जरूरत होती अगर इस्लाम न होता? बिल्कुल नहीं, कम से कम आज जैसी तो नहीं। क्या टीएसए को सही फंड नहीं मिल रहा है और हमें इसे बैकडोर तरीके से फंड करना पड़ रहा है क्योंकि डेमोक्रेट्स डीएचएस को आइस और बॉर्डर पेट्रोल के कारण फंड नहीं कर रहे हैं? ये सब जुड़े हुए हैं। क्या टीएसए की जरूरत होती अगर इस्लाम न होता? मुझे याद है बचपन में जब मेरे पिताजी उड़ान भरते थे तो हम बस एयरपोर्ट जाते और सीधे विमान में चढ़ जाते थे। बिल्कुल सही। हम सुरक्षा जांच से नहीं गुजरते थे। ठीक है, अब हमारे पास सुरक्षा है। मैं ये नहीं कह रहा कि अन्य धर्म या खुद को ईसाई कहने वाले लोग जघन्य कृत्य नहीं करते। मुझे नहीं पता कि टिमोथी मैकवे का धर्म क्या था जब उसने ओक्लाहोमा सिटी में 21 या 31 साल पहले 168 लोगों की हत्या की थी। मैं बताना चाहता हूं कि दुनिया के शीर्ष 20 आतंकवादी खतरे सभी इस्लामिक हैं। और हम मुसलमान। हमारे पास एक संस्कृति और लोग हैं जो एक मिशन को अंजाम दे रहे हैं, एक राजनीतिक वैचारिक मिशन जो यहां आकर और उनके अपने शब्दों में मुस्लिम ब्रदरहुड के अनुसार पश्चिम के खिलाफ जिहाद छेड़ने का है। और हमने ऐसे देशों से 50 लाख लोगों को यहां लाया है जहां मुस्लिम बहुसंख्यक हैं, ऐसे लोग जो इस्लाम धर्म से जुड़ाव रखते हैं, जिनमें से बड़ी संख्या में, अगर बहुसंख्यक नहीं तो ऐसे लोग हैं जो पश्चिम के खिलाफ जिहाद छेड़ने और इस्लाम के प्रसार के लिए मुस्लिम ब्रदरहुड के सिद्धांतों से सहमत होंगे। मुझे लगता है कि ये हमारी जीवन शैली का अपमान है। शरिया, जो इस धर्म का केंद्र है, हमारी पश्चिमी सभ्यता के मूल्यों, कानून के तहत समान न्याय, संविधान के 14वें संशोधन, अमेरिका और टेक्सास के कानूनों के खिलाफ है, जहां मैं रहता और प्रतिनिधित्व करता हूं। मुझे लगता है कि ये चीजें असंगत हैं। मुझे विश्वास है कि पश्चिमी मूल्यों ने इस दुनिया को कहीं बेहतर बनाया है। मुझे लगता है कि जब तक हम दुनिया भर में पश्चिमी मूल्यों को आगे बढ़ा रहे थे, दुनिया बेहतर थी। मुझे लगता है कि 1979 में ईरान की युवा महिलाओं की जिंदगी उस समय कहीं बेहतर थी जितनी हमने पिछले 50 सालों में देखी। मुझे लगता है जब आप उन दो महिलाओं को देखते हैं जो 1979 में कार में पश्चिमी कपड़ों में बैठी थीं और आयतुल्लाह की तस्वीर दिखा रही थीं, तो लगता है, क्या आपको पता है आगे क्या होगा? वो अच्छा नहीं था। और उनमें से एक को आईआरटीसी ने मार दिया और दूसरी पश्चिमी देशों में भाग गई। हमें समझना चाहिए कि 8 साल की बच्ची की शादी नहीं हो सकती। आप एक आदमी के तौर पर एक तरफा फैसला नहीं कर सकते कि मैं अपनी पत्नी को तलाक दे रहा हूं और फिर ऐसा सौदा तय कर दे जिसमें वो किसी और से शादी कर ले। आप ऑनर किलिंग नहीं कर सकते। ये सारी चीजें सीधे तौर पर पश्चिम के खिलाफ है। आपके अपने धार्मिक दृष्टिकोण हो सकते हैं। आप ये तय कर सकते हैं कि चर्च या इस्लाम में या कहें कि मस्जिद में हम तलाक को मान्यता देने के लिए कुछ नियम बनाएंगे। ये ठीक है। कैथोलिक चर्च में उन्हें विवाह निरस्तीकरण की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। मैं ये समझता हूं। लेकिन हमारे नागरिक कानून ही सबसे ऊपर होते हैं। और अगर आप यूनाइटेड किंगडम में हैं और वहां 85 अदालतें शरीयत कानून को नागरिक अदालतों के साथ साथ चला रही हैं, तो आप जानते हैं कि वहां एक समस्या है। यूनाइटेड किंगडम में 15 बड़े शहर ऐसे हैं जिन्हें मुसलमान चला रहे हैं या जिनके मेयर मुसलमान हैं। हाँ, ये संख्या अभी थोड़ी बढ़ गई है। अभी अभी यूके में स्थानीय चुनाव हुए थे। मुझे लगता है अब मुसलमान पहले से ज्यादा जीते हैं। वहां शरिया कानून बहुत फैला है जो कानून के खिलाफ है। अगर नहीं रोका तो ये यहां भी आ सकता है। मुझे खुशी है कि अमेरिकी अब इस पर चर्चा कर रहे हैं। मैं बहुत लंबे समय से अमेरिकियों को चेतावनी देता आ रहा हूं। यह यूके में हुआ और ऑस्ट्रेलिया में भी होगा और यह अमेरिका में भी होने वाला है।
ये पहली बार है जब मैंने सुना कि उनके पास 85 शरिया अदालतें हैं। कुछ लोग कहते हैं यह संख्या 100 तक भी हो सकती है। यूनाइटेड किंगडम। हाँ, और वे नागरिक अदालतों के साथ साथ या समानांतर चल रही हैं। और मुझे लगता है कि यूके कानून के तहत उन्हें वास्तव में उनके बीच तालमेल बनाना अनिवार्य है। मेरे लिए ये विरोधाभासी है और इसे कमजोर करता है। ये पश्चिमी कानून के लिए पूरी तरह अस्वीकार्य है। मेरा मतलब है आप प्रोत्साहित कर रहे हैं समानांतर समाजों को। आप लोगों से कह रहे हैं कि वे ना एकीकृत हों ना आत्मसात हों। हमारी जीवन शैली के बारे में जानने की भी कोई जरूरत नहीं है। जो चाहो वो करो। हम वास्तव में इसके लिए प्रोत्साहन भी देंगे। हम इसे मान्यता देते हैं। क्या मुझे लगता है कीर स्टामा ने हाल ही में भाषण में कहा कि मुसलमानों ने ब्रिटेन में बड़ा योगदान दिया है। असल में ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि कुल मिलाकर राजकोषीय नुकसान है 100%। कुल मिलाकर आर्थिक नुकसान हुआ है। आप ऐसे व्यक्तिगत मुसलमान पा सकते हैं जिन्होंने अच्छा किया है, जैसे कोई अच्छा सर्जन, और बहुत कम ही कोई वैज्ञानिक वगैरह। लेकिन कुल मिलाकर मुझे खेद है। मुझे खेद है। और वैसे भी चलिए मुसलमानों और हवाई अड्डों की बात करते हैं। हाँ, इस महिला को देखिए। वो रो रही है क्योंकि उसे तलाशी जांच से गुजरना पड़ा जो उसके अपने ही लोगों की वजह से हुआ। मैं बस ऐसी थी, मैंने बहुत धैर्य रखा उसे उसकी उम्र के हिसाब से समझाने में। वैसे ये सब दूसरी महिलाओं ने किया था। और जैसे उसे पसंद था मेरा हाथ बदलते हुए, मैं सोच रही थी मैं अब तक की सबसे पागलपंती कर रही हूँ। मैं हफ्ते में 2 बार सफ़र करती हूँ और ये मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं हुआ था। ना मोटे हुडीज, ना जैकेट्स। वो बेवकूफ़ है। बहुत बड़ा इशारा ऊपर की तरफ। बहुत बड़ी जैकेट, बस पैट करो और उसके बच्चों को संभालो। मुझे एक कमरे में होना है। मेरे हाथों पर स्वैप करो, मेरी जैकेट्स को स्वैप करो, मतलब उस चीज को छुओ। ये बेवकूफी भरी बकवास क्या है? कितना घटिया था। ये बहुत बेवकूफ़ी और दयनीय है दोस्तों। ये किसी की भी समझ से बाहर है। मैं तुम्हें थोड़ा सा बताता हूँ। तो पूरे 2010 के दशक में, हाँ तब दुनिया अलग थी। 2010 के दशक में जब भी मैं अपने गोरे ऑस्ट्रेलियाई पार्टनर के साथ यात्रा करता, सिक्योरिटी में मुझे हमेशा साइड में रोक लिया जाता था। कभी कभी दूसरे मुस्लिम सुरक्षा अधिकारियों द्वारा भी। हाँ, और वे कुछ ऐसा पढ़ते थे जैसे कि ये एक रैंडम टेस्ट है। और मैं सोचता था हाँ ठीक है। मैं कभी एक बार भी नाराज नहीं हुआ। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि वे अपना काम ठीक से करें और मेरी तरह दिखने वाले लोगों की ठीक से तलाशी लें, सुरक्षा जांच करें, सब कुछ अच्छे से चेक करें, बजाय इसके कि वे लापरवाही करें और गलती से कोई आतंकवादी बचकर निकल जाए और हम 14 किलोमीटर ऊपर हवा में हैं और बूम, सब खत्म। ये सब हमारी भलाई के लिए है। तुम लोग कितने बेवकूफ़ हो। मेरा मतलब है तुम इससे नाराज कैसे हो सकते हो? लेकिन जाहिर है ये लोग सबसे ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, जैसा कि चिप रॉय ने कहा, ये सब कुछ नहीं हो रहा होता अगर हमारे लोग न होते। हमारे जैसे दिखने वाले लोग जिन्होंने ट्विन टावर से विमान टकरा दिए थे, कितने हास्यास्पद है बताओ क्या? और ये कभी खत्म नहीं होता। ये कभी खत्म नहीं होता। कभी खत्म नहीं होता। इस आदमी को देखो, याद है ये आदमी? एक और पाकिस्तानी। हैरानी की बात नहीं, ये एक कांतास विमान में हुआ था। ये ऑस्ट्रेलिया से मलेशिया जा रहा था। इस पागल को देखो। इसे देखो। भगवान कसम वे उसे लात मारता। इसे देखो, ये कमीना। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। अगर हम दरवाजा खोल सकते, अगर बाहर प्रेशर ना होता तो दरवाजा खोल सकते थे। दरवाजा खोलो। तुम्हें
तुम्हें अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि वो तुम्हें पंख दे दे। जाओ अब। नहीं। F you! No. ओ, उसने कहा, हाँ मैं हूं। उनका मतलब था कि हमें इन बेवकूफ़ों से अच्छा व्यवहार क्यों करना है। शायद सोच है कि उन्हें नाराज ना करे। कभी वो कहता है, मेरे पास बम है। मैं सोचता हूं, अब मैं हाँ, मुझे लगता है उसने एक और क्लिप में उसने कहा कि उसके बैग में बम है, तो इसलिए प्लेन वापस मुड़ गया। सबका समय बर्बाद हो गया। तुम जानते हो प्लेन में सफ़र करना, खासकर ऑस्ट्रेलिया से, कितना बुरा होता है। हर फ्लाइट 7-8 घंटे की होती है। हाँ, मलेशिया या इंडोनेशिया जाने में भी 6-7 घंटे लगते हैं। और तुम सोचते हो, ओ माय गॉड, डर और घबराहट हो रही है। ओह, मुझे इतने लंबे टाइम तक उस प्रेशर वाले कैबिन में रहना होगा, टांगें सूज जाएंगी। दिमाग में कई बातें आती है। फिर तुम्हारी उस बेवकूफ़ से मुलाकात होती है और प्लेन वापस मुड़ जाता है। शायद वो फिर सिडनी गया था। उसे गिरफ्तार किया गया, लेकिन जेल नहीं हुई। उसे आजीवन प्रतिबंध मिला। अब वह कभी प्लेन में नहीं बैठ सकेगा। हमें उसे देश से निकालना या नागरिकता रद्द करनी पड़े, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं होगा। हम उसे वापस नहीं भेज सकते क्योंकि अब वो प्लेन में नहीं जा सकता। पश्चिमी देशों को क्या हो गया है? सच में दोस्तों, कुछ करना चाहिए। इसे देखो, इस आदमी को देखो, इस बेवकूफ को देखो। पाकिस्तानी या भारतीय लगता है। हाँ, उसे इसलिए हटा दिया गया क्योंकि उसके मोबाइल पर रमज़ान की नमाज की घंटी थी, जिसमें अल्लाहु अकबर बजा और सब डर गए। मैंने सोचा, ओह ओह नहीं, ये वावानाहा नहीं है। हवाई जहाज में नहीं। हे भगवान। You say, आप अलविदा कहते हैं, पत्नी को चूमते, बच्चों को आखिरी बार गले लगाते हैं। ओह हेलो अकबर, बस यही है, इसके बाद कुछ अच्छा नहीं होता। ओह, तो बेचारा आदमी कुछ भी नहीं था। वह, ओह माफ करना, ये बस एक याद दिलाने वाली बात थी, समझे? मेरा कोई इरादा नहीं था। इसे साइलेंट पर रखो बेवकूफ। लेकिन वे सभी मासूम नहीं हैं, ठीक है? इसे देखो। ये कुछ साल पहले हुआ था। एक आक्रामक मुस्लिम, ये एक फ्रेंच विमान में हुआ था। इस आक्रामक मुस्लिम को देखो। सबसे पहले वो फिर से रास्ता रोककर नमाज पढ़ रहा है। स्टूवर्ट कहता है, कृपया ऐसा मत करो, देखो फिर क्या होता है। इसे देखो, इसे देखो। ये घिनौना, गंदा जीव। तुमने उसे मारा? तो बाद में पुलिस आती है। उसे घसीटो, उसे घसीट कर ले जाओ। Allahu Akbar. मैं तो वहीं पर एक कानून बना देना चाहता हूं। क्यों दोस्तों, क्यों क्यों हमें ये सब क्यों सहना पड़ता है? क्यों? नागरिकता छीनो और देश से निकालो।
मार्टियो मैनर बड़ा आदमी है पर औरत की तरह चिल्ला रहा है। इसी वजह से मैंने ये ट्वीट किया था। इसे देखो। मुझे 1,46,000 व्यूज़ मिले। जो भी कोई ये कहीं भी पब्लिक में करता है उसे पकड़ो, नागरिकता छीनो, देश से निकालो। जाओ ये इस्लामाबाद में करो, जाओ अफगानिस्तान में करो, वहाँ तारीफ मिलेगी। यहाँ कोई ये हरकतें नहीं देखना चाहता, कोई नहीं चाहता। मुझे लगता है थकान से उनका यही मतलब है। और आखिर में इसे कौन भूल सकता है? याद है ये मैनचेस्टर एयरपोर्ट वाले दोनों भाई? याद है ना? ये मुसीबत है। मेरा मतलब एयरपोर्ट सबसे सुरक्षित जगहों में से है, किले जैसे। और इतनी बेवकूफ़ी भरी हरकत करना, जितनी बेवकूफ़ी ये है, जान लो तुम्हें ज़िंदगी भर के लिए जेल में डाल देना चाहिए। वैसे ये लोग अभी भी ज़मानत पर बाहर हैं। इसको 1 साल से ज़्यादा हो गया है। हाँ, ये तो पक्का है कि 1.5 साल से ज़्यादा हो गया है। पक्का 1.5 साल से ज़्यादा हो गया है। मुझे लगता है कि फिर से मुकदमा चल रहा है। देखो ये तो असल में मैं तुम्हें थोड़ा सा संदर्भ देता हूं। तो इन दो भाइयों ने किसी और मुस्लिम को पीटा था या कुछ ऐसा, और फिर पुलिस को बुलाया गया और वे उनसे कुछ सवाल पूछने के लिए आए। और बजाय सहयोग करने के, क्योंकि फिर वही बेहद बेवकूफ़ी वाला पल था, आप एक पुलिस अधिकारी पर हमला क्यों करेंगे? क्यों? आप वो लड़ाई कभी नहीं जीत सकते। एक पुलिस अधिकारी से भिड़ना सबसे बेवकूफ़ी भरा और जिंदा बचने की कोई समझ ना दिखाने वाला कदम है। जैसे आप अपना नुकसान और बढ़ा रहे हैं। इसे देखो, उन्होंने उसे पकड़ लिया और फिर वो बस पागल हो गया। वो ऐसे है, ओ तुम क्या कर रहे हो, बूम बूम, उन्होंने मुक्के मारने शुरू कर दिए। उसे देखो। और ये बेचारी महिला DEI भर्ती, इसका नाक टूट जाएगा आखिर में। उसे देखो, वो बस हाथ चला रहा है। वो चली गई। वो अकेला है जो जवाबी हमला करेगा, क्योंकि उसने दूसरे भाई को काबू कर लिया और अब उस पर मुक्का मारता है। ये चिंपैंजी जैसी हरकत है। ये चिंपैंजी की तरह बर्ताव क्यों कर रहा है? तुम एयरपोर्ट पर आखिर कर क्या रहे हो? मैं उसे गोली मार देता। तो और ये लोग कितने बेईमान हैं, देखो। उसके बाद वो गिर जाता है। तो जो आदमी अपने भाई पर बंदूक ताने हुए था, जिसे पीछे से इस कम अकल बड़ी नाक वाले जोकर ने हमला किया, उसी वक्त उसे टेजर से झटका दिया जाता है। ठीक इसी पल ये औरत उसे टेजर से झटका देती है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये आदमी फिर से उसी आदमी के पास है, तो वो नीचे गिर जाता है। वो मुड़ता है। वो जमीन पर था और उसके सिर पर लात मारी गई। मुसलमानों ने सिर पर लात पड़ने वाला हिस्सा हटा दिया। मुझे ये याद है क्योंकि मैंने ये सब खुद देखा था। और वो लोग ऐसे थे, ओह ये देखो, वही चीज़ जो हाल ही में लंदन में हुई थी, जहां उस आदमी ने गोल्डर्स ग्रीन में 2 यहूदियों को चाकू मार दिया था। और उन्होंने कहा, ओह ये तो बहुत ज़्यादा सख्ती है। मैं सोच रहा था तुम लोग कर क्या रहे हो। इस आदमी ने अभी अभी 2 लोगों को चाकू मारा है और वो और लोगों को भी चाकू मारता रहता, और उसके हाथ में अभी भी चाकू था। पुलिस वाला उसके सिर पर लात मार रहा था क्योंकि वे उसका हथियार छीनना चाह रहे थे। तो उसके साथ भी वही हुआ। मेरा ख्याल है पुलिस अफसर ने नौकरी खो दी, क्योंकि उसने बस पलट कर देखा, जमीन पर पड़े देखा, सिर पर लात मारी। उसे पता नहीं था कि उसे टेजर से झटका दिया गया है। ये बस सहज प्रतिक्रिया थी। मेरा मतलब है, जो लोग खुद को सबसे बड़ा समझने लगते हैं, खुद को सबसे पवित्र मानते हैं, ये बेवकूफ़ लोग समझते नहीं हैं, क्योंकि ये कभी आमने सामने की लड़ाई में रहे ही नहीं हैं। ये कभी नहीं रहे। तो अगर आप एयरपोर्ट्स पर इन अतिरिक्त सुरक्षा प्रक्रियाओं की शिकायत करते हैं, तो इसके लिए आपको मुसलमानों का शुक्रिया अदा करना चाहिए। और खासकर अगर आप मुसलमान हैं, तो आपको इसकी शिकायत करने का कोई हक नहीं है। मैं कभी इसकी शिकायत नहीं करता, भले ही मैं मुसलमान नहीं हूँ। मैं एक पूर्व मुसलमान हूँ। मैं समझता हूँ, कोई बात नहीं। मैं चाहता हूँ आप अपना काम सही से करें, न कि कोई आतंकवादी बच निकले और फिर कोई घर न जा सके। बहुत बेवकूफ़ी है